हेलो गाइस, आई एम किरण सिंह और यहाँ पे हम लोग लुइस एल हे की एक बहुत ही अच्छी बुक पढ़ रहे हैं, हील योर लाइफ। उन्होंने कहा है किस प्रकार थॉट से हम अपना जीवन चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में बुक है। तो आप 8 चैप्टर हमारे हो चुके हैं और 9 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। वो कहती हैं 9 चैप्टर में है दैनिक कार्य कौन से होने चाहिए। वो कहती हैं यदि बच्चे पहली बार गिरकर चलना छोड़ देते हैं तो वो कभी चलना नहीं सीख पाते। जैसे कि आप कोई नई चीज़ सीख रहे हों जैसे कि आप नई चीज़ कोई सीख रहे हैं, उसमें समय लगता है। पहले काफ़ी एकाग्रता की आवश्यकता होती है और हम में से कई लोग कड़ी मेहनत करने का फैसला करते हैं। मैं इसे कड़ी मेहनत नहीं बल्कि सीखने के लिए कुछ नया मानना चाहती हूँ। सीखने की प्रक्रिया हमेशा वही होती है, चाहे विषय कुछ भी हो, चाहे आप कार चलाना सीख रहे हों या टाइपिंग या टेनिस खेलना या सकारात्मक सोचना। पहले हम विफल होते हैं क्योंकि हमारा चेतन मन कोशिश करते हुए सीखता है। फिर भी हर बार जब हम वापस अभ्यास करते हैं तो वह हमारे लिए कुछ आसान हो जाता है और हम उसे कुछ बेहतर ढंग से कर पाते हैं। निश्चित रूप से आप पहले ही दिन परिपूर्ण नहीं होंगे। आप उतना करेंगे जितना कर पाएंगे, शुरुआत के लिए काफ़ी है। अपने आप से अक्सर कहें कि मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ वह कर रहा हूँ। हमेशा खुद को सहारा दें। मुझे अपना पहला भाषण अच्छी तरह याद है। जब मैं मंच से नीचे उतरी थी तो मैंने तत्काल अपने आप से कहा, लुइस तुम अद्भुत हो। पहली बार तुमने शानदार काम किया है और 5 या 6 बार करने पर तुम निपुण हो जाओगी। कुछ घंटे बाद मैंने अपने आप से कहा कि मुझे लगता है कि हम कुछ चीज़ें बदल सकते हैं, चलो उसे ठीक करें। मैंने किसी भी रूप में अपनी निंदा करने से इनकार कर दिया। अगर मैं मंच से उतरते हुए अपने आप को कमज़ोर मानना शुरू कर देती, ओह तुमने कितना खराब काम किया है, तुमने यह गलती की है, तो फिर वह अपना दूसरा भाषण देने से डरती। और मेरा दूसरा भाषण पहले से बेहतर और अब मेरा पहला दूसरा भाषण पहले से बेहतर था और छठे भाषण तक मैं सर्वोत्तम महसूस कर रही थी। अपने आसपास के सिद्धांतों को कारगर होते देखना। इस पुस्तक को लिखना शुरू करने से पहले मैंने अपने लिए एक वर्ड प्रोसेसर कंप्यूटर खरीदा। मैंने उसे मैजिक लेडी का नाम दिया। वह एक नई चीज़ थी जिसे मुझे सीखने के लिए फैसला करना था। मैंने पाया कंप्यूटर सीखना आध्यात्मिक सिद्धांतों की सीखने जैसा ही है। जब मैंने कंप्यूटर के सिद्धांतों को सीख लिया तो उसे वास्तव में मेरे लिए चमत्कार किया। जब मैं उनके सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन नहीं करती थी या कुछ नहीं होता था, उस तरह काम नहीं करता था जैसा मैं चाहती थी, मैं परेशान हो सकती थी, जबकि वह धैर्य से प्रतीक्षा कर रही थी कि मैं उसके सिद्धांत सीख लूं। और फिर उसने मेरे लिए चमत्कार किया। उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ी। यही होता है जब आप कुछ नया सीखना शुरू करते हैं। आपको आध्यात्मिक सिद्धांतों को सीखना चाहिए और उनका पूरी तरह से पालन करना चाहिए। आप उन्हें अपनी पूरी विचारधारा की ओर नहीं मोड़ सकते। आपको नई भाषा सीखनी होगी और उनका पालन करना चाहिए, फिर आपके जीवन में चमत्कार दिखेगा। आपने अपने सीखने की आदत को प्रबल बनाएं। आप जितने भी रूपों में अपने सीखने की आदत को प्रबल बना सकते हैं उतना ही बेहतर है। मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहती हूँ। आभार व्यक्त करना, प्रतिज्ञाओं को लिखना, ध्यान करना, अभ्यास का आनंद उठाना, अच्छा पोषण लेना, जोर जोर से प्रतिज्ञाएं करना, प्रतिज्ञाओं को गाना और रिलैक्स होने के लिए अभ्यासों के लिए समय निकालना और विजुअलाइजेशन करना, इसका इस्तेमाल करना, मानसिक चित्रण पाठन और अध्ययन करना। मेरा अपना दैनिक कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है कि जगने पर मेरे पहले विचार अपनी आंखें खुलने से पहले
जहाँ तक मैं सोच सकती हूँ, उस हर चीज़ को आभारी होने के लिए उस सब चीज़ों का आभार मानती हूँ। स्नान के बाद मैं लगभग आधे घंटे तक ध्यान करती हूँ, अपने जो शपथ हैं उनको दोहराती हूँ, प्रार्थनाओं को दोहराती हूँ। फिर ट्रैपोलीन पर लगभग 15 मिनट की कसरत के बाद मैं कभी कभी टेलीविज़न पर सुबह 6 बजे के एरोबिक कार्यक्रम के साथ कसरत करती हूँ। इसके बाद मैं नाश्ते के लिए तैयार होती हूँ, जिसमें फलों के रस और हर्बल टी होती है। मैं यह भोजन प्रदान करने के लिए धरती माँ का धन्यवाद करती हूँ और मुझको पोषण प्रदान करने के लिए और अपना जीवन समर्पित कर देने के लिए भोजन का धन्यवाद करती हूँ। दोपहर के भोजन में से पहले मैं दर्पण के सामने जाकर ज़ोर ज़ोर से कुछ प्रतिज्ञाएं करना पसंद करती हूँ। मैं कभी कभी उन्हें गाती भी हूँ, जैसे लुइस तुम अद्भुत हो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और तुम्हारे जीवन का बेहतरीन दिनों में से ये दिन एक है। तुम्हारे सर्वोत्तम लाभ के लिए हर चीज़ें काम कर रही हैं। तुम जो भी जानना चाहती हो तुम्हारे सामने है। तुम्हें जिस चीज़ की भी आवश्यकता है तुम्हारे पास आ जाती है। सब अच्छा है। दोपहर का भोजन अक्सर सलाद का एक बड़ा हिस्सा होता है और फिर से उस भोजन का आशीर्वाद और उसका धन्यवाद दिया जाता है। देर दोपहरी में मैं अपनी स्लेट तिरछे बोर्ड पर कुछ पल बिताती हूँ और अपने शरीर की कुछ गहरी विश्राम अनुभव करने की अनुमति देती हूँ। कभी कभार उस समय टेप भी सुनती हूँ। रात के भोजन में भाप में पकी सब्जियाँ और एक अनाज होता है। कभी कभार मैं मछली या चिकन भी खाती हूँ और मेरा शरीर साधारण भोजन पर बेहतरीन काम करता है। मैं दूसरों के साथ रात्रि भोज में शामिल होना पसंद करती हूँ और इस भोजन के साथ साथ एक दूसरे को आशीर्वाद भी देते हैं। कभी कभार शाम में पढ़ने और अध्ययन करने के लिए कुछ समय निकालती हूँ। सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। इस समय मैं कभी कभी अपनी वर्तमान प्रतिज्ञाओं को 10 या 20 बार लिखती भी हूँ। जब मैं बिस्तर पर जाती हूँ तो अपने विचारों को एकत्रित करती हूँ। मैं दिन की घटनाओं के बारे में सोचती हूँ और हर गतिविधि के लिए कृतज्ञ होती हूँ। मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ कि मैं गहरी व अच्छी नींद सोऊंगी। सुबह प्रसन्नता और ताजगी के साथ तथा नए दिन का स्वागत करते हुए उठूंगी। ये अभिभूत करने वाला लगता है ना। शुरुआत में ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ ही समय बाद आपकी नई विचार शैली स्नान और दांतों की सफाई की तरह आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। आप इसे स्वतः आसानी से करेंगे। किसी परिवार के लिए सुबह में इनमें से कुछ चीज़ें करना बहुत अच्छा रहेगा। सुबह एक साथ मिलकर ध्यान करते हुए दिन को शुरुआत करना, रात के भोजन में पहले साथ ध्यान करना, फिर शांति से सद्भावना से भोजन करना। यदि आपको लगता है कि आपके पास समय नहीं है तो आप आधे घंटे पहले उठ सकते हैं और इसके लाभ आप कोशिशों को सार्थक कर देंगे। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आप जगने के बाद सुबह में पहली कौन सी बात करते हैं या कहते हैं? हमारे पास कुछ न कुछ बात होती है, क्योंकि हम लगभग प्रतिदिन कुछ न कुछ कहते हैं। वह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। मुझे याद है कि जब सुबह मैं जगती थी तो एक आह के साथ करती, ओह एक और दिन, और मेरा दिन वैसा ही गुजरता था। और एक दिन के बाद एक चीज़ के बाद एक चीज़ गलत होती थी। और अब मैं जगती हूँ तो अपनी आंखें खोलने से पहले मैं अच्छी नींद के लिए बिस्तर को धन्यवाद देती हूँ। आखिरकार हमने एक साथ आराम करते हुए पूरी रात गुजारी है। फिर बंद आँखों के साथ ही मैं लगभग 10 मिनट तक अपने जीवन के सभी अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं थोड़ा सा दिन का कार्यक्रम बनाती हूँ और सोचती हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा। मैं सबका पूरा आनंद उठाऊंगी और बिस्तर से उठने, सुबह का ध्यान, प्रार्थनाओं के पहले मैं सब करती हूँ। ध्यान। प्रत्येक दिन मौन होकर ध्यान में बैठने के लिए कुछ समय निकालें। यदि ध्यान आपके लिए एक नई बात है तो 5 मिनट से शुरू करें। चुपचाप बैठें, अपनी सांस पर ध्यान दें। अपनी सांसों पर ध्यान दें और फिर विचारों को आराम से अपने मन मस्तिष्क से निकलने दें। उन्हें कोई महत्व न दें और आगे
वे आगे चले जाएंगे। मन मस्तिष्क का काम है सोचना, इसलिए विचारों से छुटकारा पाने का प्रयास न करें। ध्यान करने के तरीके पता करने के लिए आप बहुत सी कक्षाओं और पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। चाहे आप कैसे भी और कहीं भी शुरू करें, अंत में आप अपनी बेहतरीन विधि खोज लेंगे। मैं और आम तौर पर बस चुपचाप बैठती हूँ और पूछती हूँ कि मैं क्या जानना चाहती हूँ। मैं उत्तर को आने देती हूँ, यदि वे चाहें, यदि नहीं तो मैं जानती हूँ कि उत्तर मुझे बाद में मिल जाएगा। ध्यान करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। ध्यान का एक और रूप है चुपचाप बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। यह शरीर में कैसे जाती है, आती हैं, और जब आप सांस लेते हैं तो एक गिने, सांस छोड़ने के साथ 2 गिने, गिनती जारी रखें जब तक आप 10 पर पहुंच जाएंगे। फिर से 1 से शुरुआत करें। यदि आपको लगता है कि आपको गिनती आपको 25 के आसपास ले गई है तो फिर से 1 पर वापस ले आएं। एक ग्राहक थी जो मुझे काफ़ी बुद्धिमान तेज लगती थी। उसका मस्तिष्क असाधारण रूप से चतुर था, तेज था। वह काफ़ी विनोद प्रिय भी थी। फिर भी वह सफल नहीं हो पाती थी। उसका वजन अधिक था। वह टूटी हुई अपने करियर में कुंठित और कई वर्षों तक अपने जीवन रोमांच से वंचित थी। वे सभी गुण अवधारणाएं तेजी से सीख सकती थी। वे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। फिर भी अधिक चतुर, अधिक तेज थी। वह जिन विचारों को इतनी तेजी से क्षणिक आधार ग्रहण कर लेती थी, उनका पर्याप्त समय तक अभ्यास करने के लिए अपनी गति कम करना उसके लिए कठिन था। दैनिक ध्यान ने आपको काफ़ी मदद की है। हमने सिर्फ 5 मिनट प्रतिदिन शुरू करने के लिए किया और धीरे धीरे 15-20 मिनट तक पहुँचे। अभ्यास: दैनिक प्रतिज्ञाएं। 1 या 2 प्रतिज्ञाएं लेकर उन्हें दिन में 10 या 20 बार लिखें। उन्हें उत्साह के साथ जोर से पढ़ें। अपनी शपथ को गीत बनाएं और उन्हें खुश होकर गाएं। अपने मन मस्तिष्क को दिन भर इन प्रतिज्ञाओं को जाने दें। लगातार इस्तेमाल की जाने वाली प्रतिज्ञाएं विश्वास बन जाती हैं और वे हमेशा लाभदायक होती हैं। कभी कभी ऐसे रूपों में परिणाम दिखाती हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मेरा एक विश्वास ये भी है कि मैंने हमेशा अपने मकान मालिक के साथ अच्छे रिश्ते रहते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में मेरा पिछला मकान मालिक एक ऐसा व्यक्ति था जो अत्यंत सख्त माना जाता था। सभी किराएदार उसकी शिकायत करते थे। जिन 5 वर्षों में मैं वहाँ रही, मैंने उसे सिर्फ 3 बार देखा। जब मैंने कैलिफोर्निया जाने का फ़ैसला किया तो मैं अपना सारा सामान बेचना चाहती थी और नए सिरे से अतीत से किसी जुड़ाव के बिना शुरू करना चाहती थी। मैंने इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं शुरू की। मेरा सारा सामान आसानी से जल्दी बिक जाएगा और ये काम बहुत आसान है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, सब कुशल है। मैंने इस बारे में नहीं सोचा और चीज़ों को बेचना कितना मुश्किल होगा। ये आखिरी कुछ रातें मैं कहाँ सोऊंगी, ये कोई भी ऐसा नकारात्मक विचार। मैंने बस अपनी प्रतिज्ञाएं जारी रखी। मेरे ग्राहकों और विद्यार्थियों ने तुरंत सारा छोटा मोटा सामान, अधिकांश पुस्तकें खरीद ली और मैंने अपना मकान मालिक को पत्र लिखा कि मैं अपने लीज का नवीनीकरण नहीं करूंगी। मुझे आश्चर्य हुआ कि जब उसने मुझे फ़ोन करके मेरे जाने का निराशा व्यक्त की। उसने कैलिफोर्निया में मेरे नए मकान मालिक को सिफारिश पत्र लिखने का भी प्रस्ताव किया और पूछा क्या वह उनका फर्नीचर खरीद सकता है, क्योंकि वह अपार्टमेंट सुसज्जित करने के लिए किराए पर लगाने का फैसला किया था। मेरी चेतना ने 2 विश्वासों को इस प्रकार से साथ ला दिया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरे रिश्ते अपने मकान मालिक से हमेशा अच्छे रहेंगे। सब कुछ आसानी से और जल्दी बिक गया। दूसरे किराएदार हैरान थे कि मैं अंत तक एक आरामदेह सुसज्जित अपार्टमेंट में अपने बिस्तर पर ही सोती थी। साथ ही मुझे उसके लिए पैसे भी मिलते थे। मैं वहाँ से कुछ कपड़ों और अपने जूसर, ब्लेंडर और हेयर ड्रायर, टाइपराइटर और छोटी मोटी चीज़ और बड़े चेक के साथ निकली और आराम से लॉस एंजलिस की ट्रेन पकड़ी। सीमाओं में विश्वास ना करें। कैलिफोर्निया पहुंचने पर मेरे लिए एक कार खरीदना जरूरी था। पहले कोई कार ना होने और पहली
कोई बड़ी खरीद ना करने के कारण ही मेरी कोई स्थापित साख नहीं थी। बैंक मुझे ऋण देने को तैयार नहीं था। एक महिला और स्वरोजगार शुदा होना मेरे लिए किसी काम नहीं आया। मैं अपनी सारी बचत एक नए कार खरीदने में खर्च करने के लिए तैयार थी और साख बनाना एक बड़ी चुनौती बन गई थी। मेरी परिस्थिति या बैंकों के बारे में कोई नकारात्मक विचार मन में लाने से मैंने इनकार कर दिया और मैंने एक कार किराए पर ली और ये प्रतिज्ञा करती रही कि मेरे पास एक खूबसूरत नई कार है और यह आसानी से मुझे मिल जाएगी। साथ ही मैंने मिलने वाले हर किसी से कहा कि मैं एक नई कार खरीदना चाहती हूँ और अब एक साख बनाने में सफल नहीं हो पाई हूँ। लगभग 3 महीने तो मैं एक बिजनेस वुमेन से मिली जो तुरंत मुझे पसंद करने लगी। जब मैं उसे कार के बारे में मैंने कहानी बताई तो उसने कहा, चलो ये काम मैं कर दूंगी। उसने बैंक की अपनी एक मित्र को बुलाया जिसने उसकी काफ़ी मदद की थी। उसने कहा कि मैं एक पुरानी मित्र हूँ। मेरी मजबूत सिफारिश की कि 3 दिनों के भीतर एक खूबसूरत कार की मैं मालकिन थी। मैं उतनी उत्साहित नहीं थी जितनी इस प्रक्रिया को देखकर बहुत चक्क थी। मैं मानती थी कि कार लेने में 3 महीने का समय मुझे चाहिए था, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी मासिक किस्तों में खुद से कुछ नहीं खरीदा था। मेरे अंदर का छोटा बच्चा डरा रहता था। उसे कदम उठाने का साहस बटोरने के लिए समय चाहिए था। अभ्यास। मैं स्वयं को तैयार करता हूँ। मैं अनुमान लगा रही थी कि आप पहले से मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ लगभग बिना रुके बोल रहे होंगे और यह शक्तिशाली आधार है। इसे कम से कम 1 महीने तक करिए। आप एक कागज लें और उस पर लिखें कि मैं स्वयं को प्यार करती हूँ। इसीलिए इस वाक्य को जितने रूपों में पूरा कर सकते हैं करें। जैसे जैसे नई चीज़ें सोचें, इनसे जोड़ें। अगर आप किसी साथी के साथ ये काम कर रहे हैं तो करें, हाथ पकड़ें, बारी बारी से कहें कि मैं खुद को प्यार करती हूँ। इसलिए अभ्यास करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप सीख सकते हैं और जब आप ये वाक्य कहते हैं तो अपने आप को नीचा देखना लगभग असंभव है। अभ्यास। नए का दावा करें। अपने आप को ये चीज़ करते या होते या पाते सोचें या कल्पना करें कि जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं और सभी विवरण भरें। महसूस करें, देखें, चखें, स्पर्श करें, सुनें अपनी नई स्थिति और दूसरे लोगों की प्रक्रियाओं को ध्यान दें। चाहें अपनी प्रतिज्ञाओं को भी जो भी हों कहें उनके लिए और कहें कि आपके लिए सब ठीक है। अभ्यास। अपने ज्ञान को बढ़ाएं। मन मस्तिष्क के कार्यों के बारे में अपनी जागरूकता और समझ को बढ़ाने के लिए जो भी पढ़ सकते हैं वे सब पढ़ें, क्योंकि आपके लिए काफ़ी कुछ उपलब्ध है। ये पुस्तक आपके मार्ग में केवल एक और कदम है। दूसरे दृष्टिकोण भी तलाशें। लोगों को भिन्न रूप से यह सब कहते हुए सुने कि ग्रुप में अध्ययन करें और जब तक आप उनसे आगे न बढ़ जाएं। ये जीवन पर्यंत चलने वाला काम है। आप जितना सीखते हैं, जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं, जितना अभ्यास करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, उतना बेहतर महसूस करते हैं। आपका जीवन उतना ही उत्तम होता है। ये काम करना आपको अच्छा महसूस कराएगा। परिणाम प्रदर्शित होना। इनमें से आप जितनी विधियों का अभ्यास कर सकते हैं, उनके अभ्यास करने आप इस कार्य के अपने परिणामों को प्रदर्शित करना शुरू कर देंगे। आप अपने जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होते देखेंगे और जिन चीज़ों को आप दूर करने के लिए तैयार हैं वह अपने आप चली जाएंगी। जिन चीज़ों को, घटनाओं को आप चाहते हैं कि वह अचानक आपके जीवन में कभी कहीं से उभर कर आएंगी, आपको ऐसे पुरस्कार मिलेंगे जिनको आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। मैं बहुत चकित और खुश हुई थी जब कुछ महीने तक मानसिक अभ्यास करने के बाद मैं युवा दिखने लगी थी। आज मैं 10 वर्ष पहले के मुकाबले 10 वर्ष की युवा दिखती हूँ। अपने अस्तित्व को और आप जो कहते हैं उसे पसंद करें। अपने आप जीवन पर हंसें। अपने आप और जीवन पर हंसें। कोई भी चीज़ आपको स्पर्श नहीं कर सकती। यह सब स्थायी है। अगले जीवन में
अगले जीवन में आप इसे अलग प्रकार से करेंगे और अभी अलग प्रकार से क्यों ना करें। आप एक नॉर्मल कंजिक्स की एक पुस्तक पढ़ सकते हैं। उसमें हास्य का इस्तेमाल करके एक घातक बीमारी से छुटकारा पाया। दुर्भाग्यवश उन्होंने इस मानसिक दृष्टिकोण को को नहीं बदला जिससे कि हम बीमारी को उत्पन्न किया जाता है, जिससे कि उस बीमारी को उत्पन्न किया था, इसीलिए दूसरी बीमारी को उत्पन्न कर लिया। हालांकि उन्होंने इस बीमारी को भी हंसने पर मुक्ति पा ली। आप कई रूपों में अपना उपचार कर सकते हैं और उन सभी को आजमाएं, फिर अपना उनका इस्तेमाल करें जो आपको सबसे अधिक आकर्षित लगता है। जब आप रात को सोने जाते हैं तो अपनी आंखें बंद करें और फिर से अपने जीवन की सारी अच्छी बातों के लिए आभार जताएं और इससे और अच्छी बातें होंगी। कृपया रात में सोने से ठीक पहले खबरें ना सुनें, ना टेलीविज़न पर देखें। खबरें केवल विपदाओं को एक सूची देती हैं और आप उन्हें अपने सपनों तक ना ले जाएं। स्वप्न की अवस्था में काफ़ी सफाई का काम होता है और आप अपने सपनों को किसी भी ऐसी बात में मदद करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं। अक्सर आपको सुबह एक उत्तर मिल जाएगा। शांति से सोने जाएं, भरोसा रखें कि जीवन की प्रक्रिया आपके पक्ष में है और ये आपकी बेहतरी और खुशियों के लिए काम कर रही है। आप जो भी कर रहे हैं उस पर जोर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है और वह मनोरंजन हो सकता है या खेल हो सकता है, वह खुशी हो सकती है और वह आपके ऊपर है। यहाँ तक कि क्षमा करना भी नाराज़गी को छोड़ना और मनोरंजन हो सकता है यदि आप उसे ऐसा बनाना चाहते हैं। फिर से उस व्यक्ति या स्थिति के बारे में एक छोटा सा गीत बनाएं जिसे छोड़ना अधिक मुश्किल हो। जब आप कोई गीत गाते हैं तो पूरी प्रक्रिया को हल्का बना देता है और जब मैं निजी रूप से अपने ग्राहकों के साथ काम करती हूँ तो जितनी जल्दी हो सके उस प्रक्रिया को हाथ से मैं लाती हूँ। हम जितनी जल्दी पूरी स्थिति पर हंस सकते हैं उसे छोड़ना उतना ही आसान हो सकता है। अगर आप नील सिमोन के किसी नाटक में मंच पर अपनी समस्याओं को देखते हैं तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। त्रासदी और कॉमेडी एक ही चीज़ है और यह केवल आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। ओह, हम मनुष्य कितने बेवकूफ़ हो सकते हैं। अपने कायाकल्प को मनोरंजन और खुशी की बात बनाने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वह करें। मज़े करिए और जीवन की संपूर्णता में जहाँ मैं हूँ सब कुछ संपूर्ण है और परिपूर्ण है। चैप्टर 10 रिश्ते। ऐसा लगता है कि सारा जीवन रिश्तों पर आधारित है। हम किसी चीज़ के साथ हमारा रिश्ता होता है और अभी आपका इस पुस्तक के साथ भी रिश्ता है जिसे आप पढ़ रहे हैं। शायद ही मुझसे मेरी अवधारणाओं के साथ भी आपका वस्तुओं, भोजन और मौसम, परिवहन, लोगों के साथ जैसे रिश्ते हैं वह रिश्ते को प्रतिबिंबित करता है जो आपका अपने साथ होता है। अपने साथ आपका जो भी रिश्ता है वह रिश्ते से अत्यंत प्रभावित होता है और जो आपका बचपन में आपके आसपास मौजूद जो लोग थे उस समय जिन लोगों के साथ आपका व्यवहार था, अक्सर हम अपने साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। जब आप अपने आप को फटकार रहे होते हैं तो एक पल के लिए अपने शब्दों पर ध्यान दें। क्या वे वही शब्द नहीं हैं जो आपके माता पिता आपको डांटते हुए इस्तेमाल करते हैं? वे आपकी प्रशंसा करते समय कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं? मुझे यकीन है कि आप अपनी प्रशंसा के लिए भी वही शब्द इस्तेमाल करते होंगे। शायद वे कभी आपकी प्रशंसा नहीं करते थे, इसीलिए आपको ये पता नहीं कि आपकी प्रशंसा कैसे करनी है और शायद आप सोचते हैं कि आप में प्रशंसा के लायक कुछ है ही नहीं। मैं आपके माता पिता को दोषी नहीं ठहरा रही क्योंकि हम सभी पीड़ितों के पीड़ित हैं। शायद वे आपको कुछ ऐसी शिक्षा नहीं दे सकते थे जो वो खुद नहीं जानते थे। सोंड्रा रे, जिन्होंने रिश्तों के ऊपर काफ़ी काम किया है और दावा करती हैं कि हमारा हर बड़ा रिश्ता उस रिश्ते का प्रतिबिंब होता है जो हमारा
अपने किसी अभिभावक के साथ रहा है। और वह दावा भी करती हैं कि जब हम पहले के रिश्ते से बाहर नहीं निकलते तो कभी भी वह करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकते जो हम अपने रिश्तों से चाहते हैं। रिश्ते हमारा प्रतिबिंब होते हैं। जो भी आकर्षित करते हैं वह हमेशा हमारे गुणों या उन आस्थाओं का प्रतिबिंब होता है जो इन रिश्तों के बारे में रखते हैं। चाहे बॉस हो, सहकर्मी हो, किसी कर्मचारी हो या किसी मित्र, प्रेमी, जीवन साथी या बच्चे के बारे में भी सच होता है। इन लोगों में आपको जो चीज़ पसंद नहीं होती है वह या तो वे स्वयं करते हैं या जो नहीं करेंगे, या जो आप मानते हैं आप उन्हें आकर्षित नहीं कर सकते थे या उन्हें अपने जीवन में नहीं पा सकते थे यदि उनकी विशेषताएं किसी न किसी रूप में आपके अपने जीवन या अनुपूरित ना करती हों। अभ्यास हम बनाम वे। एक पल के लिए अपने जीवन के किसी एक व्यक्ति पर ध्यान दें जो आपको परेशान करता है। उस व्यक्ति की 3 आदतों का वर्णन करें जो आपको पसंद नहीं है, जो आप चाहते हैं कि वो बदल दें। अब अपने अंदर गहराई से देखें कि अपने आप से पूछें, मैं कहाँ पर उस जैसा हूँ, कब मैं वही चीज़ें करता हूँ। अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को ये करने या कहने का समय दें। फिर अपने आप से पूछें, क्या आप बदलना चाहते हैं? जब आप इस विचारों और आदतों, धारणाओं को अपनी सोच व्यवहार से निकाल देंगे तो या तो वो दूसरा व्यक्ति बदल जाएगा या आपके जीवन से चला जाएगा। यदि आपका बॉस सबकी आलोचना करने वाला होता है तो उसे खुश करना संभव है। तो अपने अंदर देखें, या तो आप किसी न किसी समय वैसा करते हैं कि आपको ये धारणा है कि बॉस हमेशा आलोचना करते हैं, उन्हें खुश रखना संभव है। यदि आपका कोई कर्मचारी ऐसा है जो आदेश का पालन नहीं करता या अनुसरण नहीं करता, तो देखिए कहाँ पर आप इस तरह का व्यवहार करते हैं कि उसे त्याग दें। किसी को नौकरी से निकाल देना काफ़ी आसान है और यह आपके दृष्टिकोण को ठीक नहीं करता। यदि आपका कोई सहकर्मी सहयोग नहीं देता या टीम का हिस्सा नहीं बनता, तो देखिए कि आपकी किस रूप में इसे आकर्षित किया है। आप कहाँ पर सहयोग नहीं करते। यदि आपका कोई मित्र भरोसे के लायक नहीं तो आपको निराश करता है, तो अपने भीतर झांकें। आप अपने जीवन में कहाँ पर विश्वास के योग्य नहीं हैं और आप कब दूसरों को निराश करते हैं। क्या आपकी धारणा है? यदि आपका प्रेम उदासीन है तो स्नेहिल नहीं है, तो देखें आपके अंदर कौन सी ऐसी धारणा है जो बचपन में अपने माता पिता को देखने से आई और वे कहती हैं कि प्रेम उदासीन और प्रदर्शन ना करने योग्य होता है। यदि आपका जीवन साथी हमेशा तंग रहता है, सहयोग नहीं देता, फिर से अपने बचपन की धारणाओं को देखें। क्या आपके माता पिता में से कोई तंग करने वाला या सहयोग ना देने वाला था? क्या आप उसी तरीके के हैं? यदि आपके बच्चे में ऐसी आदतें हैं तो आपको परेशान करती हैं, तो मैं गारंटी देती हूँ कि वे आपकी अपनी आदतें हैं। बच्चे अपने आसपास के जो बड़े हैं उनकी नकल करके ही सीखते हैं। अपने अंदर उन आदतों को साफ करें, आप पाएंगे खुद ब खुद बदल जाएंगे। वे दूसरों को बदलने का एकमात्र तरीका है। पहले अपने आप को बदलें और दृष्टिकोण को बदलें। आप पाएंगे कि वे भी भिन्न थे। दोष देना व्यर्थ है। दोषारोपण केवल हमारी ऊर्जा नष्ट करता है और अपनी ऊर्जा अपने पास रखें। ऊर्जा के बिना हम परिवर्तन नहीं ला सकते। असहाय पीड़ित अपना समाधान नहीं खोज सकता। प्रेम का आह्वान करना। प्रेम उस समय आता है जब हमें उसकी उम्मीद नहीं होती, जब हम उसकी तलाश नहीं करते। प्रेम के पीछे पड़ने से हमें कभी सही साथी नहीं मिलता है और यह केवल चाह और संतोष को उत्पन्न करता है। प्रेम कभी हमारे बाहर नहीं होता, प्रेम हमारे भीतर है। इस बात पर जोर न दें कि प्रेम तत्काल आ जाए। शायद आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। आप अपने प्यार को आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त विकसित नहीं हो पाए हैं।
किसी को पाना सिर्फ इसलिए किसी को रिश्ता न बनाएं, समझौता न करें, अपने मापदंड स्थापित करें। आप किस प्रकार का प्रेम चाहते हैं, अपने गुणों की सूची बनाएं और आप ऐसे व्यक्ति को आकृष्ट करेंगे जिसमें गुण हों। आप इस बात की जांच कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ प्रेम को दूर रख रही है। क्या वह आलोचना हो सकती है, अयोग्य होने की भावनाएं हो सकती हैं, अनुपयुक्त मापदंड हो सकते हैं, सिनेमा स्टोर की छवि और भय। ऐसी धारणा आप प्रेम के योग्य नहीं हैं। इस तरीके की बातें जब प्रेम आए तो उसके लिए तैयार रहें और आधार तैयार करें। प्रेम को पोषित करने के लिए तैयार हो जाएं। खुद प्रेम करें, आपको प्रेम मिलेगा। प्रेम के प्रति मन खुला रखें और उसका स्वागत करें। चैप्टर 11 कार्य। जो भी करता हूँ उसमें पूरी तरह मैं संतुष्ट हूँ। क्या आप उपयुक्त निश्चय को करने के लिए सच होते नहीं देखना चाहते? संभवतः आप कुछ ऐसे विचारों को मन में लाते हुए अपने आप को संकुचित करते रहेंगे। मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, मैं अपने बॉस को नापसंद करता हूँ, मैं पर्याप्त पैसे नहीं कमाता, मेरी कोई कद्र नहीं करता, मैं अपने सहकर्मियों से अच्छे रिश्ते नहीं बना पाता, मैं नहीं जानता मैं क्या करना चाहता हूँ। ये नकारात्मक और बचाववादी सोच है और आप क्या सोचते हैं कि आपकी किस अच्छी स्थिति में ला सकता है। ये गलत सिरे में विषय तक पहुंचाएगा। यदि आप ऐसी नौकरी में हैं जिसकी आपको परवाह नहीं है, यदि आप अपने स्थिति को बदलना चाहते हैं तो आपको काम में समस्याएं आ रही हैं, यदि आपके पास काम नहीं है तो उसमें निपटने का कोई बेहतरीन तरीका यह है। सबसे पहले अपनी वर्तमान स्थिति को प्रेम से अपनाएं। महसूस करें कि वह आपके मार्ग पर एक कदम है और आप अपनी ही सोच की वजह से इस स्थिति में हैं। यदि आप में ऐसा दृष्टिकोण है जो ऐसे व्यवहार को आकर्षित कर रहा है, इसीलिए अपने मन में अपनी वर्तमान नौकरी या पुरानी नौकरी पर गौर करें और उस चीज़ को प्यार से देखें। भवन, एलिवेटर या सीढ़ियों, कमरों, फर्नीचर, सामान, जिन लोगों के लिए आप काम करते हैं और जिन लोगों के साथ आप काम करते थे, प्रत्येक ग्राहक को अपने लिए प्रतिज्ञा करना शुरू करें और मैं हमेशा सबसे बढ़िया बॉस के साथ काम करता हूँ। मेरा बॉस हमेशा मुझे सम्मान और शिष्टता के साथ पेश आता है और मेरा बॉस बहुत उदार है, उसके साथ काम करना बहुत आसान है। ये विचार सारा जीवन आपके साथ रहेगा तो आपके जो बॉस बनेंगे वो ऐसे ही रहेंगे। एक युवक एक नई नौकरी शुरू करने वाला था, आशंकित था। मुझे याद है मैंने कहा कि आप अच्छा क्यों नहीं करेंगे, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अपना दिल खुला रखें और आपकी प्रतिज्ञाएं और आपकी जो प्रतिभाएं हैं बाहर आएंगी। इस प्रतिष्ठान में जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, जिन लोगों के साथ आप अपनाएं और सब कुछ अच्छा होगा। उसने ऐसा ही किया और काफ़ी सफलता प्राप्त की। यदि आप अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो ये प्रतिज्ञा करना शुरू करें कि आप प्यार से अपनी वर्तमान नौकरी को अगले व्यक्ति के लिए छोड़ सकते हैं जिससे वह नौकरी पाकर खुशी होगी। ये जान लीजिए कि ऐसे लोग जो उसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं जो आपके पास है और आप दोनों को अब भी जीवन में चेकर बोर्ड का एक साथ लाया जा रहा है। कार्य के लिए प्रतिज्ञा। मैं एक बढ़िया तथा नए पद के लिए पूरी तरह तैयार और ग्रहणशील हूँ और मेरी सभी योग्यताओं और क्षमताओं का इस्तेमाल कर मुझे अपने लिए संतोषजनक रूपों में रचनात्मकता की अभिव्यक्ति करने दें। मैं अच्छी जगह पर और अच्छे पैसे कमाते हुए जिन लोगों के साथ और ऐसे लोगों के लिए काम करता हूँ जिन्हें मैं प्यार करती हूँ और मुझे प्यार और मेरा सम्मान करते हैं। यदि काम की जगह कोई आपको परेशान करता है तो फिर उसके बारे में सोचते समय हर बार प्यार से उसे याद करें। और हम में से हर किसी के पास हर गुण है, हालांकि एक ऐसा करने के लिए
हम ऐसा करने के लिए चुनते नहीं हैं, लेकिन हम सभी हिटलर या मदर टेरेसा बनने में सक्षम हैं। यदि वह व्यक्ति आलोचना करता है तो ये कहना शुरू करें कि वह प्रेम और प्रशंसा से भरा हुआ है। यदि वह चिड़चिड़ा है तो ये कहें कि व्यक्ति खुशमिजाज और मनोरंजक है। यदि वह क्रूर है तो ये कहें कि व्यक्ति सौम्य और दयालु है। यदि वह व्यक्ति सिर्फ सद्गुण देखे और यह उसके वही गुण हैं, यदि आप उस व्यक्ति के सिर्फ सद्गुण देखेंगे तो वह आप अपने वही गुण आपके सामने प्रदर्शित करेगा, चाहे दूसरों के प्रति उसका व्यवहार जैसा भी हो। उस व्यक्ति की नई नौकरी एक क्लब में पियानो बजाने की थी। वहाँ एक बॉस निर्दय और घटिया माना जाता था। उसके कर्मचारी उसके पीछे उसे मिस्टर डेथ बोलकर बुलाते थे और मुझसे पूछा गया कि इस स्थिति में मैं कैसे संभाला जाए। तो मैंने उत्तर दिया कि हर व्यक्ति के भीतर सभी अच्छे गुण होते हैं, चाहे दूसरे लोग उसके प्रति जो भी विचार रखते हों, और उस व्यक्ति के आप जब भी उस व्यक्ति के बारे में सोचें तो प्यार से कृतज्ञता व्यक्त करें और अपने लिए कहते रहें कि मैं हमेशा अच्छे लोगों के लिए काम करता हूँ, ऐसा बार बार कहें। और उसने मेरी सलाह सुनी और ऐसा ही किया। मेरे ग्राहक का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। बॉस ने जल्दी ही उसे पुरस्कार देना शुरू किया। उसे कई अन्य क्लबों में पियानो बजाने का काम भी दे दिया गया। दूसरे कर्मचारी जो बॉस को नकारात्मक विचार प्रेषित करते थे, उनमें अब भी बुरा व्यवहार किया जा रहा था। यदि आपको अपनी नौकरी पसंद है तो लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपको पर्याप्त पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो अपने वर्तमान वेतन को प्यार से याद करना शुरू करें और हमारे पास पहले से जो भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें और भी वह बढ़ता जाएगा। प्रतिज्ञा लें कि आप अपनी चेतना के द्वार अधिक समृद्धि के लिए खोल रहे हैं। प्रतिज्ञा लें कि आप अपनी चेतना के द्वार अधिक समृद्धि के लिए खोल रहे हैं और समृद्धि के लिए एक हिस्सा एक बढ़ा हुआ वेतन है। दृढ़ता से कहें कि आप वेतन बढ़ने के लिए योग्य हैं और नकारात्मक कारणों से नहीं, बल्कि इसीलिए कि आप कंपनी के लिए अमूल्य हैं और आपके मालिक अपने लाभ और आपके साथ हाथ बटाना चाहते हैं। हमेशा नौकरी आपका बेहतर योगदान है और फिर पूरा ब्रह्मांड जान जाएगा कि आप अपनी वर्तमान स्थिति में अगले और बेहतर स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं। चैप्टर 12, सफलता। आखिर विफलता का अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ यह है कि कोई काम आपकी पसंद या उम्मीद के अनुसार नहीं हुआ है? अनुभव का नियम हमेशा सटीक होता है। हम अपने आंतरिक विचारों और आस्थाओं को बिल्कुल सही ढंग से बाहर प्रदर्शित करते हैं। आपने अवश्य कभी कोई कमी छोड़ी होगी जो आपके मन में किसी विश्वास ने आपको बताया होगा कि आप यह पाने के योग्य नहीं हैं, या आपने अयोग्य महसूस किया होगा। ऐसा ही होता है जब मैं अपने कंप्यूटर पर काम करती हूँ। यदि कोई गलती होती है तो वह हमेशा मेरी होती है। मैंने कोई ऐसा काम किया होता है कि कंप्यूटर के नियमों के अनुकूल नहीं होता, और इसका अर्थ सिर्फ ये होता है कि मुझे कुछ और भी सीखना है। यह पूरी कहावत बिल्कुल सच है। यदि आप पहली बार में सफल न हो पाएं, फिर से कोशिश करना जारी रखें। इसका अर्थ ये नहीं कि खुद को प्रताड़ित करें और वही पुराना तरीका फिर से आजमाएं। इसका अर्थ यह है कि आपकी त्रुटि को पहचानें और कोई और समाधान आजमाएं जब तक कि आप उसे ठीक ठाक ना कर पाएं। मुझे लगता है कि मुझे पूरे जीवन सफलता से सफलता तक जाना हमारा स्वाभाविक जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि हम ये नहीं कर पा रहे हैं या तो हम अपनी अंदरूनी क्षमताओं से तालमेल नहीं बिठा रहे हैं, हम नहीं मानते हैं कि ये हमारे लिए सच हो सकता है, या हम अपनी सफलताओं को पहचान नहीं पाते। जब हम ऐसे मानक निर्धारित करते हैं जो हमारी वर्तमान स्थिति में बहुत अधिक ऊंचे होते हैं, तो ऐसे मानक संभवतः अभी प्राप्त नहीं कर सकते। हम हमेशा विफल होंगे। जब एक छोटा बच्चा चलना या बोलना सीख रहा होता है तो हम उसे प्रोत्साहित करते हैं और उसके हर छोटे से छोटे प्रयास के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं। वह बच्चा उत्साहित होता है और तत्परता से बेहतर करने की कोशिश करता है।
जब आप कुछ नया सीख रहे होते हैं तो क्या आप उसी तरीके से उसको प्रोत्साहित करते हैं, या आप सीखना ज़्यादा कठिन बना देते हैं क्योंकि आप अपने आप को कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, तो अनाड़ी हो या विफल हो। नई अभिनेत्रियां और अभिनेता ये महसूस करते हैं कि उन्हें पहली रिहर्सल पर ही सबसे अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। मैं उन्हें याद दिलाती हूँ कि रिहर्सल का उद्देश्य सीखना होता है। रिहर्सल गलतियाँ करने, नए तरीके आजमाने और सीखने का समय होता है। बस बार बार अभ्यास करके ही आप नया सीख सकते हैं और उसे अपना एक स्वाभाविक अंग बना सकते हैं। जब आप किसी क्षेत्र में निपुण किसी प्रोफेशनल को देखते हैं तो आप असंख्य घंटों के अभ्यास को देख रहे होते हैं। वह ना करें कि जो मैं किया करती थी, मैं कुछ भी नया करने से इनकार कर देती थी क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि उसे कैसे करना है। मैं बेवकूफ़ नहीं दिखना चाहती थी, और सीखने का अर्थ है गलतियाँ करना। जब तक कि हमारा अवचेतन मन बिल्कुल सही तस्वीरें एक साथ क्रम में नहीं रख पाता। ये मायने नहीं रखता कि आप कितने लंबे समय से खुद को एक नाकाम व्यक्ति के रूप में देखते हो। अब आप सफलता का स्वरूप बनाना शुरू कर सकते हैं, और ये मायने नहीं रखता कि आप किस किस क्षेत्र में अपना काम करना चाहते हैं। सब में सिद्धांत वही है, और उसे सफलता के बीजों को बोने की ज़रूरत होती है। इन चीज़ों को बाद में अच्छी फसल तैयार होती है। आप सफलता संबंधी उन प्रतिज्ञाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिव्य ज्ञान मुझे वे सभी विचार देता है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं जिसे स्पष्ट करता हूँ वह है, मेरे लिए और हर किसी के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है। मेरी सेवाओं के बहुत से उपभोक्ता हैं। मैं सफलता की एक नई जागरूकता स्थापित करती हूँ। मैं विजय चक्र में आ गया हूँ। मैं देवी सफलता के लिए चुंबक हूँ। मैं अपने बेहतरीन सपनों में ज़्यादा भाग्यवान हूँ। मैं इस प्रकार की समृद्धि मुझ तक आती है, और हर जगह मेरे लिए सुनहरे अवसर हैं। और उपयुक्त निश्चयों को एक सुने और कई दिन तक उसे दोहराएं, फिर एक और निश्चय सुने और ऐसा ही करें। इन विचारों को अपनी चेतना में बसने दें। इस बारे में चिंता न करें कि इन्हें कैसे पूरा करें। अवसर स्वयं आपके पास आएंगे, और अपने मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए आपको भीतर के ज्ञान का भरोसा करें। आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने की हकदार हैं। सो गाइस, आपके